नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके साथ लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। हम लोग आजकल भारत के संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी हम वर्तमान में संघ की कार्यपालिका पर बातचीत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की थी। आज हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होना चाहिए। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजी गई किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करना चाहिए और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। अब हम जरा मंत्रिपरिषद के आकार की बात करेंगे। 2003 के पहले मंत्रियों की संख्या के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। 2003 के 51वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रियों की अधिकतम सीमा तय कर दी है। मंत्रियों की संख्या लोकसभा या संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। सिक्किम, मिजोरम और गोवा जैसे छोटे राज्य जिनकी विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या 40 से कम है, उन्हें अपवाद के रूप में रखा गया है। अनुच्छेद 75 कहता है कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह भी प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन कोई भी मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है अपनी नियुक्ति की तारीख के 6 महीने की अवधि के बाद मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री के रूप में बने रहने के लिए उसे संसद के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोष सिद्ध होने के उपरांत 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। BR कपूर विरुद्ध तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, जिसे जयललिता केस के नाम से जाना जाता है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा का विघटन कब हो सकता है? अनुच्छेद 83(2) के अनुसार भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भी भंग किया जा सकता है। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी शासन के इस्तीफे या पतन के बाद जैसा भी मामला हो, एक व्यवहार्य सरकार नहीं बनाई जा सकती, तो भी वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब बात करेंगे किसी राजनीतिक दल के विभाजन के आधार पर या दल बदल पर अयोग्यता। अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) लोकसभा के सदस्यों के संबंध में दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान करता है। इस कानून के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के संबंधित सदन का सदस्य निम्नलिखित आधार पर सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाएगा। पहला है, यदि कोई संसद सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ था, या फिर कोई संसद सदस्य उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है जिसके टिकट पर वो निर्वाचित हुआ था।
विपरीत मतदान के मामले में अयोग्यता से बचने के लिए ऐसे संसद सदस्य को अपने राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति लेनी होगी। मतदान से अनुपस्थित रहने के मामले में अनुपस्थिति की तारीख से 15 दिनों के भीतर राजनीतिक दल द्वारा अनुपस्थित रहने की मंजूरी दी जाना चाहिए। यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 या अधिक सदस्य एक अलग गुट बना लेते हैं तो उसे दल का विभाजन माना जाता है और वे दल बदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य नहीं ठहराए जाते। कुछ थोड़ी सी बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सरकार के सभी कार्यों, चूकों और आचरणों के लिए एक निकाय के रूप में सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। संसद में सरकार के सभी मंत्री एक साथ खड़े होते हैं या फिर सरकार गिर जाती है। इसका मतलब है कि मंत्री को सार्वजनिक रूप से कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करना ही चाहिए, भले ही वे निजी तौर पर असहमत हों। इस समर्थन में विधायिका में सरकार के लिए मतदान भी शामिल है। पर मंत्री की एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। मंत्री स्तरीय व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब है कि एक कैबिनेट मंत्री अंततः अपने मंत्रालय या विभाग के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मंत्री अपने मंत्रालय के सभी अधिकारियों के कार्यों का दोष अपने ऊपर लेते हैं और आवश्यक होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा भी देते हैं। थोड़ी सी बात प्रधानमंत्री के बारे में अलग से करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 84 से और अनुच्छेद 75 से जो प्रावधान है उनके अंतर्गत की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल या दलों के गठबंधन का नेता होता है। जब कोई पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है तो राष्ट्रपति द्वारा उस पार्टी के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री ही देश का असली मुखिया माना जाता है। प्रधानमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य हैं। पहला है, प्रधानमंत्री सरकार के मंत्रियों के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित करते हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के प्रभार के वितरण का निर्णय भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वो राष्ट्रपति को किसी मंत्री के इस्तीफे या मंत्रिमंडल से हटाने के बारे में भी सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मंत्रियों के कामकाज का निर्देशन और नियंत्रण भी करते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं और वो भारत के राष्ट्रपति से मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए पूरी लोकसभा को भंग करने की सलाह भी दे सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें तो कैबिनेट कार्य करना बंद कर देती है। प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद कैबिनेट स्वतः ही भंग हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के सॉलिसिटर जनरल, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष आदि। भारत की संसद के बारे में जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता भी होते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष भी हैं, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि। प्रधानमंत्री आपातकाल के दौरान आपदा प्रबंधन टीम के राजनीतिक स्तर पर प्रमुख होते हैं। वे सभी सेनाओं के राजनीतिक रूप से प्रमुख भी हैं। आइए जानते हैं कि मंत्रियों को कैसे हटाया जा सकता है। मंत्री की मृत्यु पर मंत्री स्वयं ही हट जाएंगे। मंत्री पद से कोई स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं और कभी कभी न्यायालय के निर्देश पर भी राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकते हैं। मंत्रिमंडल भंग कब होता है? यदि प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति से मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश करें तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें तो भी मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो भी मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है। आइए भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78 भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद धारण करता है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के कार्य और कर्तव्य क्या हैं? ये अनुच्छेद 76 2 और 3 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 76 2 कहता है कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए कानूनी मामलों के संबंध में भारत सरकार को सलाह दे सकते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कर्तव्य भी निभाने होते हैं और उन्हें संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा दिए गए कार्यों का निर्वहन भी करना होता है। अनुच्छेद 76 3 कहता है कि अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में अटॉर्नी जनरल उन सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं जहां भारत सरकार एक पक्षकार है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भों के संबंध में सरकार की ओर से उपस्थित होना पड़ता है। वे उच्च न्यायालय में भी ऐसे किसी भी मामले में सरकार की ओर से उपस्थित हो सकते हैं जहां भारत सरकार पक्षकार है। तो आज हमने केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में अच्छी तरह से जाना और समझा है। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर कि आपको कैसा लगा। अगली बार फिर बात करेंगे भारत के संविधान के किसी नए विषय पर, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।